Unacademy. Let's crack it. स्वाति जी, स्वाति शर्मा, सबसे पहले आपको तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपने इतनी बड़ी अचीवमेंट अपनी लाइफ में प्राप्त किया है। थैंक यू। प्रारंभ में जो मतलब हम लोग जानना चाहते हैं कि आप अपनी एक जर्नी के बारे में बताएं, क्योंकि आप एक रोल मॉडल हैं और जो भी मतलब आने वाली जनरेशन है आपको फॉलो करेगी। तो प्लीज एक बार आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं, यूपीएससी की जर्नी के बारे में। स्वाति जी, मैंने यूपीएससी के बारे में सोचना थोड़ा स्कूल टाइम से शुरू कर दिया था, मगर मैंने उस पर कभी काम शुरू नहीं किया था जी। When I was doing my masters, I thought that I'd start, but then I knew that this would take a lot of time, so I wouldn't be able to do justice to either of the two things. So I decided to finish my masters. I even gave NET, cleared JRF and everything in economics. And it was only after that I started to actually properly prepare for the exam. And then there's obviously that process where you have to give it a couple of years to understand everything before you start attempting a couple of years, 1 year or 2 years. And so that's how it happened. So I wrote the mains in 2016, and I missed by 4 marks, but that was mainly because I wasn't very aware of the answer writing process and all of that. 18 was good enough. I have this issue which I tell everybody that you shouldn't do, that I tend to leave a bit of the paper. So 2018 I left 35 marks of the exam. This time I left 25 marks of the exam. So all of that. So finally I was in training last year when I gave the interview in audit and account services. And then the result just came. Okay. अच्छी जर्नी रही आपकी। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट एक सबसे पहला क्वेश्चन आता है मुझसे, कई स्टूडेंट्स ने कहा कि आपसे मैं इसको पूछूंगा। तो जो पहला आता है कि आपका जो एकेडमिक बैकग्राउंड है, उसका क्या रोल होता है, यानी यूपीएससी में, आपके प्रीलिम्स में, मेंस में और फिर इंटरव्यू में उसका रोल क्या होता है, यानी एकेडमिक्स का रोल है। एक बार आप इसके बारे में। अगर सब्जेक्ट को देखें तो वो आपको ऑप्शनल में थोड़ा हेल्प कर सकता है। जैसे मेरा इकोनॉमिक्स था सब्जेक्ट, मैंने बैचलर्स मास्टर्स दोनों इकोनॉमिक्स में करा हुआ है। तो ऑप्शनल में इट हेल्प्स बिकॉज अ लार्ज पार्ट ऑफ योर सिलेबस इज ऑलरेडी कवर्ड। ऑब्वियसली यू हैव टू स्ट्रीमलाइन इट एंड चेंज इट इन सच अ मैनर दैट इट इज यूपीएससी फ्रेंडली, बट आई थिंक इट हेल्प्स देयर। But otherwise, I don't think it matters what field you come from. You can do it. I've seen engineers studying commerce, so I don't think that matters that much. And as far as I think a lot of people have also asked me, does it matter that you were a top 10 student in your school as well? Does that have a role? I don't think so. I think the only thing that reflects is that you can put in hard work to get into top 10 whenever, even in school, college. So it's up to you. Whenever you decide that you want to put in the hard work, rest of it stops mattering. अब हम लोग आते हैं, थोड़ा सा बातचीत करते हैं आपके प्रीलिम्स और मेंस पे। इस स्पेसिफिक आपने प्रीलिम्स को कैसे फोकस किया था, उसके बारे में आप न्यू जनरेशन को क्या बताना चाहते हैं कि स्पेसिफिक प्रीलिम्स के लिए। मैं एक दो पॉइंट आपके सामने मतलब रखता हूं। प्रीलिम्स में जैसे एक फिनोमिना है कि कंप्लीट सिलेबस करो, 100% सिलेबस कंप्लीट करो, वो अच्छा है, यानी कि वो गुड एनफ है, या फिर मतलब हम कुछ जैसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स को प्ले करके और प्रिपरेशन करें, उसको मैक्सिमम रिवीजन करें, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग में थोड़ा सा रिवीजन का रोल मैटर करता है। तो इस पर आप का क्या थॉट है, एक बार बताएंगे? देखिए, प्रिपरेशन प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है। तो इनिशियली जब आप स्टार्ट कर रहे हैं, सो इट इज रेलेवेंट कि यू कवर एवरीथिंग इन द सिलेबस। तो उसमें व्हेन यू डू दैट, यू रियलाइज दैट सम थिंग्स यू विल नेचुरली रिमेंबर, सम प्रोसेसेस यू विल नेचुरली रिमेंबर. So when you're doing it for the second or third time when you're revising, you can still skip them if there is a paucity of time. There are some topics which you need to revise constantly because you won't remember it. So when you're starting your preparation, you have enough time that you can go through the entire syllabus. So at that point, definitely go through the entire thing, because we all know that UPSC can ask you anything from anywhere. So you need to cover all your bases. So for that, I would suggest that
at least once you do the entire syllabus, from that you'd know what topics you're having trouble with. Those you can focus on, especially in the subsequent rounds of revising, is what I think. And one of the most relevant thing is that you sit with the entire syllabus and go through that, mark whatever topics you can do from where within that syllabus also. So that is a very easy reference point to go back to. I did that for my optional as well and for GS and prelims. वन क्वेश्चन मेरा है कि जैसे बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कोचिंग क्लासेस वगैरह नहीं कर पाते हैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन, या फिर जैसे गर्ल्स है जो रिमोट एरियाज में है, तो उन लोगों के लिए जैसे आप कैसे कहना चाहेंगे कि अगर वो कोचिंग नहीं कर पाते तो क्या वो अपने लिए सिक्योर कर सकते हैं? बट इसमें थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि एकदम आइडियल ना होकर के जो मतलब एकदम रियलिज्म है कि वो बच्चे कैसे आगे आ सकते हैं, क्योंकि मुझसे बहुत से बच्चों ने, क्योंकि काफी कनेक्ट हैं बच्चे मुझसे यूट्यूब पर, तो काफी आज मैंने उन लोगों से कहा था कि आपका इंटरव्यू मैं करूंगा, तो बच्चों ने मुझसे अभी क्लास में कहा था कि सर कुछ ऐसी बातें पूछेगा कि हम लोग मोटिवेट हो सके। तो ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो इकोनॉमिकली काफी वीक हैं, बट उनके अंदर एक बिलीफ है कि हम कर सकते हैं, नंबर वन। और सेकंड, जो थोड़े बहुत इकोनॉमिकली स्ट्रांग भी वो रिमोट एरियाज में है। या थर्ड क्या होता है कि एक पेट्रियर्की होती है। पेट्रियर्की होती है कि जैसे आपको मतलब पेरेंट्स हैं वो दिल्ली में नेचुरली वो भेजना नहीं चाहते, वो कहते हैं कि तुम अपने ही मतलब डिस्ट्रिक्ट में कहीं कोचिंग कर लो, कुछ सिलेक्शन वहां से। उनके लिए आप कुछ अगर बताएं एक स्ट्रेटजी, थोड़ा सा टाइम भी आप इसमें ले सकती हैं जी। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे कोचिंग से कभी खास फर्क नहीं पड़ा इनिशियली भी जब मैंने की थी, तो बिल्कुल बहुत अपनी तरफ से करना इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। कोचिंग वाले भी मोस्टली दे विल गिव यू रेफरेंस मटेरियल, दे विल एक्सप्लेन सर्टेन कॉन्सेप्ट्स टू यू, अल्टीमेटली यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन। सो it is not a disadvantage as such that you can't get the coaching. I think the only advantage that gives you, which otherwise might not be available, it makes you disciplined, that you have every day that you have to go somewhere, they'll give you a task that you have to complete for yourself, so you follow that, so you get into the habit of doing it. So there, if somebody really wants to do it and doesn't have that coaching, they can inculcate that discipline for themselves. So one is that. Other than that, for people who do not have that option of going to coaching, I think there is ample material and guidance available online. There's so many people who upload their notes as well, who upload their strategies, who upload booklets that we can follow, current affairs. There's so many things which are available for free also online. Yeah. So if you judiciously use that, that would help. Other than that, one more thing is, if you could get a group of people who are preparing, and with them you can streamline your preparation, so you can help each other in the process. So not being able to go to coaching is not a disadvantage unless you make it. You have to decide that you want to put in that discipline and hard work and reach out to other people who might help you out, and look for resources online if you can find them. And otherwise, basic books are there already. I think everybody knows what the books you need to refer to are. That's what everybody does. They will reproduce or change the information slightly so that it becomes easier to understand and help you. But I think there are enough videos online that will help you understand difficult topics. So if that's not an option, you can very easily do it on your own. अच्छा, एक चीज और नेक्स्ट चीज, एनसीईआरटी का प्रीलिम्स में एक बार आप बच्चों को बताएं, जो कि बहुत बच्चों में पॉपुलर होता है एनसीईआरटी करना, 6 to 12 एनसीईआरटी। तो 6 to 12 एनसीईआरटी फॉर प्रीलिम्स एंड फॉर बेसिक मेंस, इसकी इंपॉर्टेंस अगर आप कुछ बता सकें। ज्योग्राफी की एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री में जो एक फाइन आर्ट्स वाली एक बुक आती है 11th की, आई थिंक, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ बिल्कुल आती है फाइन आर्ट जी। पॉलिटी में समवॉट लक्ष्मीकांत इज गुड इनफ। आई थिंक लक्ष्मीकांत में एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर ऑलरेडी देयर। और हिस्ट्री में वी डू बिपिन चंद्रा मोस्टली, उसमें भी काफी कुछ है ऑलरेडी, जरूरत नहीं पड़ती। उसके एडिशनल स्पेक्ट्रम कर लें तो काफी उसमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ज्यादा मिल जाती है। मेंस के लिए आई वुड सजेस्ट जो बिपिन चंद्रा की इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस है, द थिक वन, that is more important, because उसमें what I did was, when I was reading that book,
So I could come up with questions while reading every single page. So you just write on top of that कि if this question comes, this is the answer from here. Because में काफी concise तरीके में एक जगह पे आपको पूरा आंसर मिल जाएगा. So थोड़ा that hard work you'd have to do. Other than that, I don't think I did a lot of NCRTs because all of these reference books that we read, they already include most of the things from NCRT. So NCRT you do initial phase mein because it's easier to understand. So in a way, groundwork gets laid down before you move on to the heavy books. Because I think the books we refer to for UPSC specifically, not NCRTs but the reference books, वो काफी intense होती है information wise. So just going directly into that can be difficult for a starter person. So otherwise, I don't think it's very relevant that way. I know everybody says that do the NCRTs, but the idea is कि psychologically it helps you to start your prep. But with geography, history, fine arts, art and culture, Tamil Nadu board ka bhi history ka book is important to do. And so I think for that it is important. Other subjects, if you feel you don't have time, you can skip. मतलब selective study for NCRT. और अब नेक्स्ट हम लोग बातचीत करते हैं थोड़ा सा मेंस की आपकी स्ट्रेटजी पर कि मेंस का और आपको पार्टिकुलर जैसे GS1, GS2, GS3 पहले इस पर हम लोग हल्का बातचीत करेंगे, फिर मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन एथिक्स के लिए पूछूंगा इन टर्म्स ऑफ केस स्टडी एंड थ्योरी पार्ट एंड देन एसे और उसके बाद ऑप्शनल पे. तो सबसे पहले आप GS1 के बारे में बताएं कि जैसे हिस्ट्री और ज्योग्राफी एंड इंडियन सोसाइटी के लिए इसमें आप ये बताएं बच्चों के लिए जो आपने किया है कि वो मतलब ट्रेडिशनल पार्ट कितना करें, करंट का क्या रोल है. मेन ये दो चीजों पे आप मैं चाहता हूं कि जो आप फ्यूचर जनरेशन को अपनी तरफ से मैसेज दे पाए कि ट्रेडिशनल पार्ट एंड सेकंड पार्ट है आपका कि मतलब क्या बोलते हैं उसमें करंट का कितना इन्वॉल्वमेंट है. जैसे मैंने एक इंटरव्यू काफी पहले आया था टीना डाबी जी का, तो उन्होंने कहा था और बच्चे मतलब उस चीज को सुनते हैं कि मेंस इट्स ऑल अबाउट करंट अफेयर्स. तो उस रेफरेंस में एक बार आप अपना बताएं तो जिससे बच्चों को और क्लियरिटी आ जाए. जी. I think UPSC keeps changing its pattern. So when she had given the exam, there were a lot of current affairs questions. But over time, UPSC has changed that. And I think they switch every year. They change the proportion of current and static part every year. Really? So I don't think you can follow a strategy where you're only focusing on current or only focusing on static part. You have to do everything. So the first thing you do, you know all the basic books that need to be done for every subject. So you cover those thoroughly. If you can come up with any questions while you're reading that you think that UPSC can ask, you always mark those, keep those notes. What I used to do is अगर मुझे किसी book में particular part मिलता था तो मैं उसका screenshot ले लेती थी या phone पे photo ले लेती थी उसका, and then I had a folder and I'd keep all those screenshots there for later कि I can revise those particular points which I feel are important. So history में this is very easy and very important. And usme spectrum also helps in the sense that you can put in facts. So you mix everything, you create for every topic a compiled answer of sorts which has everything, your static bits that you have, because that gives you marks. If you put facts in, that gets you marks. So you do that for that. Geography, they can ask anything again. So you need to do your work there definitely for static. Not a lot of current they ask in geography. The only element of current in GS1 is that what static topic they might pick is the only thing. So what's happening in the news is an indication as to what they might ask. Yeah. Because whoever's setting the paper, whatever's in the back of his mind, he's reading the newspaper every day. So you just think of that and might just put it. So you take an indication from that and give extra focus to those questions. Don't leave anything just because it's not been in the news, but give extra focus to those questions is what I'd say. In GS1, use that only as an indication. Perhaps in society, they might ask a few questions from that I think there are enough editorials for you to take out information. So if there are 10 editorials on a course of 2 weeks, then you write down the important points in one page. Keep a page for that particular topic. Whatever you come across related to that, just put it all on that one piece of paper. So later on, when you're referring to it, everything you've read about it is in one single place. Okay.
helps in revision quite a lot. इसके बाद हम लोग GS2 पे आते हैं। GS2 पे पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस एंड उसके साथ IR के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वो एक बार आप प्लीज। Polity, everybody knows Lakshmikant is the only thing you need to refer to. And other than that, polity में current का ये है कि some bodies are usually in the news. For example, abhi the new CAG just joined. So you can expect questions from the CAG, right? So those kind of things you need to keep an eye out. Otherwise, they can ask you static. This time, the questions they asked were very general in the sense that you had to write from your own mind. You couldn't have referred to any material or anything to write it from. You couldn't even refer to an article to write those answers from. So you had to know the topic really well to be able to give those answers. So I think when you're reading everything, you should also be able to create a mindset in your head that, okay, this is the issue, this is how it works. You shouldn't just randomly read from the newspaper or any other material and just learn that. You have to have your own thought process on that. I think that's become important with UPSC now, especially after last year's mains. So in polity, do Lakshmikant, have an idea of what's happening, what are the pros and cons of everything. I think what I used to do was that in every topic, so you have the background of the topic, you prepare the background of, if there's a body, you prepare a background of that body. If you can find something about the history of it, okay, how it evolved over time, you have a paragraph on that ready for yourself. Then whatever's good about that policy, for example, or bad about that policy, then what are the consequences, how it will impact people, that also you prepare an answer for. Then what suggestions have been given by other people to improve that process, that also you need to prepare. Then from your own side, what steps further can be taken, like a way forward. So you need to prepare for a topic from every angle. They can ask you anything. They can ask you about the background. They can ask you about the evolutionary process of their body, for example, or a policy. They can ask you the pros and cons. They can ask you the stakeholders and how it will affect different stakeholders, right? And if there are any alternatives. And in the factual part, if you want, you can see if there has ever been a committee on it. So you just put in the name of the committee in the answer. And then way forward, you have to come up with on your own, reading everything based on what you think it should be. So I think approaching everything from every angle is important, because if they can ask any portion, then you have a ready answer for yourself. One more thing I followed was that whatever they asked in the question, so if they asked one thing in the question, I would answer one extra thing. So if they didn't ask me suggestions, I still wrote suggestions, even though if it was 2-3 lines, still wrote one extra thing. So if they asked suggestions and they asked the problem, then I'd also give the background. So one extra thing if you give, I think that helps. With IR, reading the newspaper is the most important. Reading the background of the countries is most important. I think the basic static part for the relations we've had with different countries is very important to focus on, because then you can use those. And I think you can include China in every answer as a stakeholder these days. But so I think you have to prepare it from that point of view. You need to know everything and the current developments, and you need to interlink things. So if they ask about one country, it doesn't matter. If there's a agreement with like, for example, if they're asking about Russia, then you talk about BRICS for sure. So those kind of interlinkages you need to do. Okay, very good. Make diagrams in the exam if you can. I mean, you can make a map. I think in 18 they asked about some China Pakistan thing, so I actually drew the entire map and showed the highway. So you can do that. CPEC पे शायद चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पे। जी जी। तो चलिए, बहुत अच्छा रहा। और एक चीज और यहीं पर बीच में आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे कि प्रीलिम्स के लिए एंड मेंस के लिए, बोथ दोनों के लिए, प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस क्या है और अप्रॉक्स कितना करना चाहिए? क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि कुछ लोग कहते हैं टॉपर्स की 20,000 हमने किया, किसी ने कहा 10,000 किया, किसी ने कहा 5,000। तो ये एक बड़ा मार्केट में जो अच्छे बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। नंबर 1 थिंग, तो सबसे पहले ये कि प्रीलिम्स का जो प्रैक्टिस सेट का एक कॉन्सेप्ट है कि कितना
हम कर सकते हैं, 20,000 कर लें, 10,000 कर लें, और नंबर 1 एंड सेकंड थिंग कि कब कर लें, यानी जब प्रिपरेशन हो जाए, आप पढ़ रहे हैं तभी कर लें। ये दो एक बार आप इसके बारे में बच्चों को थोड़ा अपना एक्सपीरियंस आप साझा करें। तो जैसे यूजुअली जून में प्री होता था, अब तो अक्टूबर में है, बट तो मैं जनवरी फरवरी में ही प्री के लिए पढ़ना शुरू करती थी। ओके। और मार्च में मैं पहली बार टेस्ट सीरीज उठाती थी जी। तो उसमें ये है कि ज्यादा टेस्ट सीरीज करने की जरूरत नहीं है, आप 2 टेस्ट सीरीज उठाइए मैक्सिमम, उससे ज्यादा मत लीजिए। तो जैसे मैं विजन जरूर लेती थी क्योंकि उससे स्टैटिक पार्ट और जो बेसिक्स थे वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाते थे, वो बहुत अच्छा रिविजन हो जाता है विजन से। और एक आप कोई भी उठा लीजिए जो आपको लगता है कि थोड़ा स्टैटिक से हटके करंट वगैरह भी और जो इधर उधर के 1-2 फैक्ट्स होते हैं वो अच्छे से कवर कर दें। तो उसमें जब आप मार्च में उसको कर रहे हैं तब आप मार्क कर लीजिए कौन से क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली नहीं आते थे, या जो क्वेश्चंस आपको लगता है कि आपको आते थे आप गेस कर सके बट आप भूल जाएंगे उसको। तो मैं उस टेस्ट बुकलेट के ऊपर ही वो क्वेश्चन नंबर्स लिख लिया करती थी। फिर उसके बाद यू डू अनदर रिविजन ऑफ everything that you've done after you're done with test series in March, and then in May you do those again. So उसमें 2 तरीके, if you have enough time so try doing the entire test again, if you can't then you do the marked questions, तो वो अच्छे से हो जाते हैं। उसमें भी ये होता था कि उसके बाद भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते थे जो कि तभी नहीं याद होते थे, तो इन द लास्ट वीक जस्ट पिक दोज क्वेश्चन जो आपने लास्ट राउंड में मार्क किए हैं एंड उनको जरूर कर लीजिए, बिकॉज दैट इज द इंफॉर्मेशन यू आर मोस्ट लाइकली टू फॉरगेट। तो एक तरीके से आप 3 बार टेस्ट कर लेते थे, सेम टेस्ट, बिकॉज रिविजन इज की, आप ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर लेंगे उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बट वो रिटेन होना चाहिए, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो मैंने यही किया था। तो और उसमें ना एक चीज होती थी कि जब आप मार्क कर रहे हैं क्वेश्चन ना, तो आपको डर लगता था कि मैंने इस टेस्ट में 40 मार्क कर दिए रिवाइज करने के लिए, उससे फर्क नहीं पड़ता। डोंट वरी अबाउट दैट। अगर आप 50 या 70 क्वेश्चन भी मार्क कर रहे हैं, जैसे एंशिएंट वगैरह में 70 या 50 हो जाते थे तो आई थिंक वो कर लीजिए, बिकॉज दैट विल हेल्प यू इन द एंड, दैट इन्फॉर्मेशन यू नीड टू रिटेन। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग न्यू टेस्ट्स एवरी टाइम, if you redo the tests that you couldn't do very well, that would be more fruitful. जी। और मेंस के लिए जैसे टेस्ट सीरीज का मतलब क्या रोल है और उसकी टाइमिंग भी आपको बतानी है। जैसे कुछ बच्चों को लगता है कि जब वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं उसी टाइम टॉपिक वाइज जो भी उनका कंप्लीट हो रहा है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने उनको पढ़ाया इंडस वैली सिविलाइजेशन का अर्बनाइजेशन, तो मैंने उनको अर्बनाइजेशन पढ़ाया और ये बताया कि कैसे जो अभी का प्रेजेंट जो स्मार्ट सिटी है उसको ये कैसे इनपुट दे रहे हैं, ऐसा मैंने उनको बताया, उनको अच्छा लगा। तो वो मतलब बच्चों के क्वेश्चन आते हैं, अब सर हम आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तो उसी टाइम पर आंसर राइटिंग करें जब उनके टॉपिक चल रहे हो, या एक बार एंटायरली पूरा पढ़ के देन आंसर राइटिंग करें, मतलब स्टार्टिंग और आप एक होता ना आपका एक एक्सपीरियंस हो जाए। इसके बारे में थोड़ा सा। मैं शायद यहाँ पे ज्यादा हेल्प ना कर पाऊँ, मैंने बिल्कुल आंसर राइटिंग नहीं की थी। मैंने केवल एंड में स्पीड के लिए लास्ट के 1 हफ्ते में रोज आधा घंटा निकाल के 6 मिनट में एक आंसर लिखने की कोशिश की थी, कि मैं आधा घंटा निकाल के 5 क्वेश्चंस आंसर करूँ 6-6 मिनट में ईच क्वेश्चन, ताकि स्पीड बन जाए। बट जो मैंने आपको पहले बताया था कि आप हर टॉपिक से रिलेटेड उसका बैकग्राउंड, हिस्ट्री, एवोल्यूशन, प्रोज, कॉन, सजेशंस, दैट इज लाइक एन आंसर। तो आई थिंक मुझे वैसा कभी प्रॉब्लम आया नहीं कि मेरे को आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना पड़े। मेरे पास सारे टॉपिक्स के इसी फॉर्मेट में नोट्स रेडी थे, तो आई जस्ट हैड टू रिवाइज देम। प्लस आई थॉट कि मतलब टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से भी आई थॉट कि इट सेव्स मोर टाइम कि मैं उसको दोबारा रीड कर लूं, क्योंकि मेरा ये एक्सपीरियंस रहा था कि वहां जाके कुछ ऐसा याद नहीं रहता कि आपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की है। वहां पे आपका दिमाग केवल ये होता है कि इसका क्या आंसर होगा, इसको फटाफट फिनिश करो। तो स्पीड वाज माय मेन फोकस, बिकॉज लाइक आई सेड इनिशियली मुझसे पेपर कंप्लीट करना थोड़ा मुझे दिक्कत होती थी पेपर कंप्लीट करने में, तो आई कांट हेल्प मच देयर। बट आई वुड से कि इवन व्हेन यू आर डूइंग दैट टॉपिक एवरी डे, इफ यू आर डूइंग अ टॉपिक, देन यू एटलीस्ट मेक दैट आंसर where you have covered every aspect, so that even if you don't get time to practice writing it, you at least have an answer prepared, so you can in the exam pick and choose those कि अगर pro con पूछा है तो वो उठा के डाल दो, तो उसको रिवाइज करना would be more relevant. But हाँ, answer writing practice is important and speed पे focus करना भी is important. नहीं, आपने
बहुत अच्छी बात आपने बताई ये स्टूडेंट्स के लिए क्या है कि जैसे आपने बताया कि आपने रिवीजन पर फोकस किया, स्पीड पर फोकस किया, तो ये बहुत अच्छा है। अभी तक मैक्सिमम ऐसा होता है कि हमने इतने आंसर लिखे, तो ये आपका एक बड़ा अच्छा है कि बच्चों को एक नई चीज मिल रही है। क्योंकि मैं 12 ईयर हो गया मुझे अपना मतलब ये करते हुए, टीचिंग करते हुए, और मैंने भी सारे अटेम्प्ट मेंस दिए और इंटरव्यू मैं दिया हूँ, और उसके बाद मैं सक्सेस रहा था। तो यहीं मुखर्जी नगर में मैंने अपना इंस्टीट्यूट ओपन किया, एकेडमी के साथ एसोसिएट हूँ। तो एक मेरा एक्सपीरियंस रहा एक लंबा अपने टाइम का भी और अभी का भी। तो ये आपने एक अच्छी चीज बताई कि जैसे आपने स्पीड पर फोकस किया और बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा नहीं कि आंसर राइटिंग करना नहीं है, बट आपने क्या किया, रिवीजन और स्पीड पर फोकस किया। तो एक नई अप्रोच, आप आंसर भी करो बट एक नई अप्रोच आपने बच्चों को दी, ये बहुत अच्छी बात है। एंड इसके बाद थोड़ा सा बच्चे, क्योंकि जब इंटरव्यू होता है ना, तभी हम लोग क्या कर रहे थे कि ये पढ़ ले वो पढ़ ले, तो उनको थोड़ा इंटरेस्टिंग नहीं लगता। तो उनके लिए थोड़ा सा आपके लिए एक छोटा सा एक क्वेश्चन है जो बच्चों को अच्छा लगता है कि बिफोर एंड आफ्टर, जैसे पिक आती है ना कि मतलब वो हेल्थ वगैरह के लिए कि बिफोर कैसे थे और आफ्टर कैसे हो गए, फिटनेस जिम वगैरह वाले अपना ऐड करते हैं। तो वैसे ही आपका स्वाति बिफोर आईएएस मतलब सिलेक्शन और मतलब आफ्टर सिलेक्शन क्या लाइफ में चेंजेस आया, मतलब आपको ऐसे गूज बम टाइप वाला, मतलब एक अलग प्रकार की दुनिया की, सो के उठे तो जो सन होता था पहले कुछ अलग सा फील होता था, मतलब एक प्राउडली मूवमेंट, ये थोड़ा सा बच्चों को इंस्पायर करता है। तो एक बार ये थोड़ा सा बताएं कि उनकी लाइफ में क्या चेंज हो सकता है। जी, लास्ट ईयर जब सिलेक्शन हुआ था उसके पहले ये था कि कोई फॉल बैक ऑप्शन इस तरीके से नहीं है। हालांकि फॉल बैक ऑप्शन इस तरीके से था कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ा सकती थी, मैंने 2 महीने पढ़ाया था वहां पर। बट एक डर होता है कि अच्छा अभी कोई सर्विस मिला नहीं है, तो वो इंस्टेंटली चेंज हुआ। तो एक सेटिस्फैक्शन सा, एक कि अच्छा ओके इतना मेहनत किया तो फाइनली आई हैव गॉटन समवेयर रियली गुड, तो दैट वाज देयर। सो योर वरी गोज अवे। फिर जब आप दूसरा अटेम्प्ट देते हो तो इट्स जस्ट फॉर इम्प्रूवमेंट एंड यू नो कि ओके यू कैन ओनली गो अप फ्रॉम देयर। सो दैट एक उसका एक बहुत बड़ा एक सिक्योरिटी फील होती है उस चीज की। तो आई थिंक फीलिंग सिक्योर वाज द फर्स्ट फीलिंग यू विल फील वंस यू गेट देयर। दिस टाइम ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे अभी तक ये सेटल इन नहीं हुआ है कि आई गॉट सच अ रैंक एंड एवरीथिंग। So that नेचुरल है। हाँ बिल्कुल, that might take time, but it's a great feeling. You finally feel that you were working towards something all this while and you were chasing something, and finally you've gotten that. And obviously there will be new things that you'll chase in life, in your career and all of that, but this is a big turning point in everybody's life. So I think a lot of things are uncertain while you're preparing. You don't know where you'll go. So now at least a general trajectory for your life is certain. So that makes you feel really nice and secure. 2 things more. एक बार आप एथिक्स के लिए बच्चों को, कि एथिक्स के लिए कैसे वो लोग वर्क करें, और उसके साथ एथिक्स के साथ एशे, यानी अब जैसे 2019 का अगर हम लोग एशे का पेपर देखें तो मैक्सिमम क्वेश्चन सेक्शन ए के अगर आप देखें तो सेक्शन ए के मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे थे जैसे लग रहा था कि बिल्कुल एथिकल क्वेश्चंस आ गए हैं। तो ऐसा कुछ आप ऐसे और एथिक्स के लिए बच्चों के लिए कुछ जो आपने न्यू किया हो, बाकी तो सबको पता ही क्या सिलेबस है क्या नहीं, जो आपने कुछ ऐसा किया हो एक्स्ट्रा। ऐसे में मेरे को ये दिक्कत था पहले कि मतलब मैंने भी जैसे लोगों का पढ़ा कि वो कहते थे कि आप कोट लिख दीजिए, ये लिख दीजिए, इस टाइप में उसको डिवाइड कर दीजिए ऐसे को। तो दैट डिडंट वर्क आउट वेरी वेल फॉर मी लास्ट ईयर, बट इस साल आई वेंट देयर एंड आई वाज वेरी ऑनेस्ट इन माय एंटायर ऐसे। यू डोंट थिंक टू मच, थोड़ा एक स्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ेगा फॉर श्योर कि यू हैव टू कवर वेरियस एस्पेक्ट्स, कि आप सोशल पॉलिटिकल उस एंगल से उसको एक्सप्लोर कर पाए, बिकॉज यू हैव टू शो कि आप हर डायमेंशन में सोच सकते हैं और अब हर डायमेंशन में उस टॉपिक को एड्रेस कर सकते हैं। तो वन थिंग इज मेक श्योर दैट यू एड्रेस दैट in every dimension, address the topic in every dimension. Other than that एक connect होना चाहिए. So it shouldn't be like कि आप एक dimension से दूसरी dimension में जा रहे हो तो वो ऐसा लग रहा है कि कोई बंदा 2 अलग essays पढ़ रहा है। तो there should be a flow in the entire essay. उसके अलावा the language doesn't need to be very complicated, because I think बहुत सारे लोग इस चीज में फंस जाते हैं कि ऐसे लिखना है तो we need to write complicated words perhaps.
but that is not the goal. The ideas you convey through it is more important. So don't focus on using really complicated words there. And perhaps you can use quotes in the starting or the end. That actually helps a lot at times. Examples in essay also. So everything that you follow in a GS answer, you have to follow in the essay as well. But just that you have to be more explanatory in this. You have actually, it's an advantage because आपके पास ज़्यादा space है लिखने के लिए, तो आप अपने views को और elaborate way में express कर सकते हैं. So I think that is important. And if you can put something from current affairs, that's important. I think, I don't remember which essay it was, but मैंने Greta Thunberg का example दिया था अपने essay में, and that was before Greta Thunberg became really popular. So I think it was a couple of months after mains that she started to dominate the news, and I had put that there. So in my head, I was thinking while the paper was getting checked, she was all over the news. So that's an advantage. So if you read the newspaper really well, you would identify these things beforehand, and then you can use them. And those connections actually help that, okay, you're not just reproducing something you might have written a while back, but you're actually able to analyze the topic then and there and, apply whatever's happening in the world to it. Other than that, you can get very creative with the essays also, because I think I attempted the artificial intelligence one. So people tell you your intro should be a couple of paragraphs only. You only take 1/3 of the page and finish your introduction. I wrote an intro for a page and a half. Because in that, what I did, I wrote an entire story. Ki a person wakes up and how the AI-enabled house reacts, how his AI-enabled office reacts, how his AI-enabled car reacts. So I wrote an entire story for that. So if you can be creative that way, then do that. Don't think or don't get bogged down by what somebody else has said that this is the pattern, this is what you need to follow. If you think that this idea would work, be honest and just do it. It might as well work in your favor. So in the essay, you need to be very free with what you're writing. Follow the basic layout of addressing every issue, but don't get bogged down by it. Interview. लास्ट टाइम मैंने मॉक्स दिए थे और वही बेसिक आपका जो भी डैफ है उसमें से यू पिक अप, यू प्रिपेयर एवरीथिंग. मेरे इकोनॉमिक्स का था तो मैंने इकोनॉमिक के जितने भी इश्यूज थे, इकोनॉमिक बॉडीज थी, उन सब पे काफी अच्छे से प्रिपेयर किया था, नोट्स बना लिए थे. फिर आपकी यूनिवर्सिटीज वगैरह पे भी बनाना बेटर रहता है. मेरा JNU से मास्टर्स था तो मुझे और भी ज्यादा प्रिपेयर करना पड़ा उस पे कई एंगल से. And फिर आपकी hobbies are very important. They say that it is a better interview if it is based entirely on your DAF and not current issues as such, and especially if it's hobby based, then it is much better, because then nobody can tell you that you're wrong, because that's subjective, I guess. And so you make notes on everything. I made notes, a lot of notes on Delhi, like the problems in Delhi, pollution hai, garbage hai, construction is an issue. So you make notes. You, even if you can find facts and if you remember them and then you can quote them in the interview, you can. So I think वो थोड़ा thorough होना चाहिए, because in mains and all you can stop, come back and then answer it. वहाँ आपको instantly answer करना है. So that thing you need to keep in mind. If you're already in service, then prepare for the service you are in, whatever they can ask, because they didn't ask me anything this time. But a lot of my friends, they asked give the definition of accounts. Such basic questions they also ask. क्योंकि आप कभी accounts की definition याद करके नहीं जाओगे. But they can ask you anything. So just go through a few basic things as well. This time, I did not have time to prepare for the interview because we were on an attachment with the RBI and in Bombay. And we came back on 17th of February back to Shimla. My interview is on the 20th. Okay. So the good thing was I had those notes from last year. So I just revised a lot of those. Newspaper, you continue to read no matter where you are. Continue to read the newspaper. Fortunately, they asked me very little from the current things. They asked me a lot about my DAF. So I had put in reading as my hobby. So they asked me questions like, how would you promote reading in school?
So those kind, they asked a few questions from Delhi. I could remember that garbage fact. So I told them this much garbage gets collected in Delhi, this much is processed. So those kind of things help. One thing I'd say that had an improvement this year from last year in the interview was perhaps because I didn't have time to prepare much. I wasn't worried a lot. Like I entered and I was free of it. तो क्योंकि ये होता है आप जाते हो आप सोचते हो कि अच्छा अगर मैंने ये बोल दिया तो कैसे होगा, वो बोल दिया तो कैसे होगा. उस समय कुछ नहीं सोचना है. ये उस समय whatever comes at you, just give the answer that comes to your mind. If you don't know anything, say I don't know. If you don't know anything but you think that you might know, just ask them for permission कि can I please take a guess. And most of the time they allow you to do it. I did it this time, they allowed me to do it and it worked in my favor because I was correct. So don't think too much there कि ऐसे कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, आप कह सकते हो. Just be very natural there. Because they know when you're lying. Experience होता है पूरा, बिल्कुल. And I've heard of stories where somebody has lied. After 10 minutes, they asked another question and caught that person in a trap. जी बिल्कुल. It's important that you're honest. और नेक्स्ट बस लास्ट आपसे 2 क्वेश्चंस हैं. बच्चों ने जो मुझसे कहा था, एक क्वेश्चन उन्होंने कहा था जैसे प्रीलिम्स आ रहा है तो प्रीलिम्स में उनका कहने का मतलब है कि स्टूडेंट मतलब आपने भी प्रीलिम्स दिया ही है लगातार सभी एग्जाम, तो मेरा ये कहने का मतलब बच्चे कैसे एग्जामिनेशन हॉल में जो प्रेशर होता है उससे मतलब एक बार सर पूछिएगा स्वाति मैम से. बच्चों ने मुझे मैसेज किया था, मैं क्लास ले रहा था, मैंने बताया था उनको क्योंकि कल पास सूचना आ गई थी कि आपका इंटरव्यू करना है. तो मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा था तो उन बच्चों ने कहा कि सर जो है एक बार पूछिएगा कि एग्जाम हॉल का प्रेशर कैसे हैंडल करें. तो अब आप लोग उनके आइकन हो जाते हैं तो सब आपकी बात ज्यादा मानेंगे, हम कितना भी कहेंगे तो उन्हें लगता है कि हाँ बताएं आप. प्रेशर तो होता है, सुबह जाते हुए भी होता है, बट एक चीज जो मैंने फॉलो की थी वो ये थी कि पेपर स्टार्ट होने के आधे घंटे पहले आप पढ़ना बंद कर दीजिए. क्योंकि उसमें ये होता है कि मैंने देखा बहुत लोग बाहर खड़े होके पढ़ रहे होते हैं, उसमें होता है कि अगर आपको एक भी चीज ऐसी मिल गई ना जो आपको लगेगा ओ ये तो मुझे याद ही नहीं थी, तो फिर वो और ज्यादा आपका स्ट्रेस बढ़ जाता है. तो हाफ एन आवर बिफोर दैट जस्ट स्टॉप, क्योंकि फिर वो यू आर जस्ट पुटिंग योरसेल्फ इन अ ट्रैप कि अच्छा कुछ ऐसा आ जाएगा जो मुझे याद नहीं है, तो वो एक एडिशनल स्ट्रेस हो जाता है. तो हाफ एन आवर पहले और एटलीस्ट 15-20 मिनट्स पहले आप उसको छोड़ दीजिए. एग्जाम हॉल में जाके काफी स्ट्रेस होता है जब शीट मिल रही होती है, बबल्स ढंग से भरिए, क्योंकि मैंने ये गलती करी हुई थी कि मैंने वो OMR शीट में अपने रोल नंबर के बबल्स गलत भर दिए थे एक बार. तो फिर वो उन्होंने मुझे किसी तरीके से ठीक करके दिया था. तो ये सब चीजों का स्ट्रेस भी होता है, तो उसको पहले ही हटा दीजिए. बाकी ये होता है, मेरे साथ तो ये होता था कि शुरू के 15-20 मिनट यू आर वेरी वरिड कि क्या है, कैसा पेपर है, बिकॉज आपने पूरा पेपर देखा नहीं होता उस समय तक. तो पूरा पेपर ना देखिए, क्योंकि अगर आपको एक भी या 2 भी क्वेश्चंस दिख गए ना जिसका आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है, तो बाकी क्वेश्चंस आंसर करते समय आप यही सोचते रहेंगे कि आगे के क्वेश्चंस मुझे नहीं आते. तो जैसे जैसे क्वेश्चंस आते रहते हैं आप वैसे वैसे करते रहिए. तो उसमें मेरा आंसर करने का तरीका क्या होता था कि फर्स्ट गो में मैं केवल वो क्वेश्चंस मार्क करती थी जो कि मुझे आते थे पक्का से कि इसका आंसर यही है. सेकंड गो में आप साथ साथ में आप क्वेश्चन पेपर में मार्क करते थे कि इसका यही आंसर हो सकता है. देन सेकंड राउंड में जो आप 50-60% श्योर है कि अच्छा हाँ इसका आंसर यही होगा, एलिमिनेट करके या और भी कोई रीजनिंग लगा के फिर आप उनको मार्क कीजिए. फिर एंड में जो बचे हैं दैट दोज आर द रिस्की वंस. तो उसमें से मुश्किल से मैं 5-6 ही मार्क करती थी. मैंने कभी भी 75 क्वेश्चन से ज्यादा अटेम्प्ट नहीं किया प्री में जी. तो आई थिंक ये स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए कि आप पहले जो शॉर्ट आते हैं उसको सॉल्व करके अलग कर दीजिए एंड फिर बाकियों पे टाइम डिवोट करिए, रादर देन कि आप एक क्वेश्चन आया नहीं आता उस पे टाइम लगा रहे हैं. तो स्टेप बाय स्टेप यू हैव टू डू. उससे आई थिंक यू वरी लेस, बिकॉज आपको लगता है कि अच्छा मैंने 50-60 क्वेश्चंस फॉर श्योर शॉर्ट सही कर दिए हैं या कुछ, तो वो थोड़ा स्ट्रेस कम हो जाता है. उसके बाद बस आपको अपना लॉजिक से थोड़ा करना पड़ता है. तो आई थिंक 15-20 minutes later you probably would forget कि आप कुछ पेपर दे रहे हो, कुछ you just focus on answering the questions. अब लास्ट में आप कुछ बच्चों को कहना चाहती हैं, क्योंकि आप लोग रोल मॉडल्स हैं, कि कैसे वो लोग फोकस करें अपनी लाइफ को भी और अपनी स्टडी को भी, बैलेंस कैसे बनाएं. एक बार आप एक मैसेज कर दें
जो अपकमिंग जनरेशन है उनके लिए? जी स्वाति जी। मेन थिंग ये है, मोटिवेशन आपको खुद से आएगी, नोबडी विल हेल्प यू। जैसे मैंने डिसिप्लिन के लिए कहा, वो डिसिप्लिन भी आपको खुद ही लाना पड़ेगा। द वन थिंग दैट आई यूज्ड टू फॉलो एवरी टाइम वाज प्लान अहेड रियली वेल। आप एक पूरे साल का प्लान बनाओ, आप मंथली प्लान बनाओ, वीकली प्लान बनाओ, डेली प्लान बनाओ कि आपके क्या क्या टारगेट्स हैं। उससे आपका टाइम मैनेजमेंट बेटर होता है, आपको एक ये सेंस मिलता है कि ओके यू हैव डन दिस मच, तो एक कॉन्फिडेंस आता है। तो प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड जितना अगर एनुअल लेवल पे आप जाके प्लान कर सके दैट इज बेटर। अदर देन दैट यू नीड टू रियलाइज कि हर किसी की मेंटल लिमिटेशंस होती हैं, इन द सेंस कि आपका दिमाग थकेगा, तो टेकिंग अ ब्रेक इज नॉट अ बैड थिंग। तो आप ब्रेक्स लीजिए, चाहे 1 घंटा रोज लें, चाहे हफ्ते में 1 दिन आप छुट्टी लें, बट टेक अ ब्रेक टू रिफ्रेश योर माइंड, अदरवाइज यू विल गेट रियली फ्रस्ट्रेटेड। एंड जो प्रिपरेशन का और एग्जाम साइकिल है उसमें भी ये इम्पोर्टेंट है कि हाइज एंड लोज आते हैं। तो अगर आप बहुत ज्यादा मेहनत जनवरी से लेके अप्रैल तक करें, एकदम पूरे रोज 13-14 घंटे पढ़ रहे हैं, तो आपके जो लास्ट के 2-3 क्रूशियल मंथ्स होंगे आप उसमें थक जाएंगे। तो उसको ग्रेजुअल रखिए ताकि आपका हाईएस्ट एफिशिएंसी लास्ट के 2-3 मंथ्स में आए रादर देन इनिशियल, बिकॉज अदरवाइज आप सब कुछ भूल जाओगे तब तक। तो उस तरीके से भी यू नीड टू प्लान हाउ यू स्टडी। सो in UPSC, planning is very important. Whatever material you're using, you need to have that on a sheet of paper, what to refer where, like a quick reference sheet for everything. So that helps a lot. So plan. थैंक यू स्वाति जी, बहुत आपका धन्यवाद, आभार। थैंक यू सो मच कि अनअकैडमी की पूरी टीम की तरफ से। और आपकी जर्नी बड़ी ही खूबसूरत रही है। आपने दिल्ली से बैचलर्स किया इकोनॉमी, दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपने मास्टर्स किया इकोनॉमिक्स में जेएनयू से, आप इकोनॉमिक्स से ही जेआरएफ भी हैं। तो आप ट्रूली आप एक रोल मॉडल हैं जो आने वाले यंग जनरेशन है। तो आपको आपकी लाइफ के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप बिल्कुल ऐसे ही टॉप पे टॉप चलते रहें और बच्चे भी आपसे इंस्पिरेशन लेते रहें। थैंक यू सो मच। Thank you so much for having me. Thank you. अनअकैडमी का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप सबके लिए एक मतलब बहुत बेहतर ऑफर है। आप देखिए 1 ईयर के लिए एंड 2 इयर्स के लिए। मैं तो हमेशा कहता हूं देखिए मंथली ऑप्शन भी है हमारे पास, EMI ऑप्शन भी है, सब है। बट मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी स्टूडेंट को अगर यूपीएससी की तैयारी है तो हमारे इस ऑनलाइन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ कनेक्ट हो सकता है। 12 महीने की फीस देखिए 39,600 है, 24 मंथ की है 57,600, जिसमें आपको सब मिलता है। कंप्लीट आपका ऑप्शनल भी है, जनरल स्टडीज, प्री मेंस, कंपलसरी पेपर्स, एवरीथिंग, टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग। इसके साथ हमारा एक अनअकैडमी का एक नया प्लान है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जिसमें आपको पर्सनल मेंटोरशिप मिलती है। और पर्सनल मेंटोरशिप का मतलब डे बाय डे आपका इवैल्यूएशन किया जाता है, आपको आंसर राइटिंग डेली आपका चेक किया जाता है, आपको प्रीलिम्स के लिए गाइड किया जाता है, आप टेस्ट सीरीज को कैसे हैंडल करें, टेस्ट सीरीज में आपसे क्या गलतियां हो रही, वो सब चीजें पर्सनल मॉनिटरिंग की जाती हैं। तो आप इस कोर्स में आ सकते हैं। इसमें 2 ऑप्शन हमारे पास, एक 24 महीने का यानी 2 इयर्स का और एक 1 ईयर यानी 12 मंथ का। तो 24 महीने की वैसे फीस है 99,000, बट मेरा कोड इसके लाइव आप यूज करते हैं तो 10% डिस्काउंट आपकी फीस हो जाएगी 89,100। और अगर आप 12 मंथ के लिए आते हैं तो आपकी फीस हो जाएगी मेरे कोड इसके लाइव के साथ 57,600। आई होप कि आप सब हमारे इस क्वालिटी प्रोग्राम को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। आप सबका मैं वेलकम करता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।